हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 12 फरवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 12th ऑफ फरवरी 2026 थर्सडे। सो आज क्या हुआ, आज बेसिकली मुख्य रूप से देखा जाए तो सॉफ्टवेयर शेयरों की पिटाई हुई आज। आईटी शेयर्स की अच्छी धुलाई हुई आज, ऐसा एक्सपेक्टेड था। और इतनी अच्छी धुलाई हुई जिसके कारण निफ्टी जो है वो 147 पॉइंट्स गिरकर 25,807 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन 147 पॉइंट्स ऑलमोस्ट, क्लोजिंग एट 25,807। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो महज 5 पॉइंट्स गिरकर 60,740 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन जस्ट 5 पॉइंट्स और क्लोज टू 6 पॉइंट्स एंड क्लोजिंग एट 60,740। तो आज का जो बाज़ार था, वैसे कल बोलने के लिए तो गिफ्ट निफ्टी एक बार ऊपर था शाम को, पर कल रात को जितने भी सॉफ्टवेयर शेयर्स हैं उनकी फिर से कल पिटाई हुई। खास करके इंडियन आईटी स्टॉक्स की, जो यूएस में नैस्डैक में इंडियन आईटी फर्म्स लिस्टेड है, खास दो स्पेसिफिकली, दैट इज़ इन्फोसिस एंड विप्रो। इन्फोसिस एडीआर और विप्रो एडीआर दोनों की कल अच्छी खासी धुलाई हुई। इन्फोसिस का एडीआर कल 5% नीचे था और विप्रो का एडीआर भी लगभग 4.5% नीचे था। सो बेसिकली ये जो अभी एक नया बिच्छू आया है, जो एआई का बिच्छू आया है, ये बार बार डंक मार ही जा रहा है। हमने पहले भी कहा था कि अभी जो ये सॉफ्टवेयर शेयर्स में एक जो मंदी आई है आईटी शेयर्स में, ये हो सकता है अभी आगे भी चले, क्योंकि कहीं थमता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई बाइंग नहीं आ रही है यहाँ पे, बस आके रुक गया है एक बार। सो कल फिर से धुलाई हुई तो आज नीचे इंडियन आईटी स्टॉक्स को नीचे खुलना ही था। सो इन्फोसिस का स्टॉक भी लगभग 5% नीचे खुला। टीसीएस का स्टॉक 3% नीचे खुलते के साथ और नीचे खिसकते चला गया। सो इन्फोसिस का स्टॉक जो है फाइनली 3,000 रुपये के नीचे जो गया, तो अब मुड़ के देख ही नहीं रहा है। आज जो है 2,900 रुपये के नीचे गया और इनफैक्ट जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा 2,850 का जो ये पिछले साल का लो था उसको भी तोड़ते हुए नीचे 2,800 के भी नीचे चला गया। सो एकदम बराबर से धुलाई हुई टीसीएस में भी। और इनफैक्ट टीसीएस की इतनी अच्छी धुलाई हो चुकी है कि इसका जो मार्केट कैप है अब 5th पोजीशन पे आ गया। दैट इज़ नाउ इट इज़ द 5th मोस्ट, जो कि एक समय पे सेकंड हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन का फर्म था इंडिया का, वो अब 5th हाईएस्ट हो चुका है। सो धुलाई जारी है। इन्फोसिस की भी धुलाई हुई आज, विप्रो हो गया, HCL टेक हो गया। HCL टेक की भी 4.5% की 5.5% की धुलाई हुई दिन के अंत आते आते। सो एट द क्लोजिंग तो इनफैक्ट 6% नीचे गिरे, इन्फोसिस हो या TCS हो। HCL टेक थोड़ा सा बेटर था, पर आज टेक महिंद्रा की भी धुलाई हुई। सो धुलाई तो अभी रहनी है। और बिकॉज अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम आईटी स्टॉक्स के साथ ये है कि ये कोई रोड मैप भी नहीं ला रहे हैं। तो बेसिकली इंडियन आईटी फर्म्स जो है वो अभी भी अपना जो आईटी आउटसोर्सिंग वाला बिजनेस है, कोडिंग आउटसोर्सिंग वाला जो बिजनेस है, उस पर ही डिपेंडेंट है। और चूँकि अब धीरे धीरे इतने सारे आईटी टूल्स आ रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे मैन पावर का इतना दरकार ही नहीं पड़ेगा, खाली एक एक्सपर्ट्स के दरकार पड़ेंगे। वही एक्सपर्ट्स जो मॉनिटर करेंगे, एआई ही सारा कोडिंग कर देगा, एआई ही पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म्स तैयार कर लेगा। कुछ भी बग्स होंगे, कुछ चेक करना रहेगा तो एक्सपर्ट्स बैठ के कर लेंगे। सो जो काम बेसिकली 2,000 एम्प्लॉयज़ अभी कर रहे होते थे, तो आगे चल के मैक्सिमम 100 एम्प्लॉयज़ सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स जो है वो 100 मेजर सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स ही सारा काम कर लेंगे बैठ के। तो ऑब्वियसली धीरे धीरे इनके लिए हो सकता है आगे चल के ऑर्डर्स ना मिले, और जैसे जैसे इनके लिए बिजनेस कमता जाएगा तो इनका प्रॉफिट तो हिट करेगा ही। सो ये एक्सपेक्टेड है कि अब ये इंडस्ट्री जो एक सनसेट इंडस्ट्री बनते जा रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि इसका सोल्यूशन इज़ टू वर्क ऑन डीप टेक्नोलॉजीज़, जो कि यूएस के जितने भी आईटी जायंट्स हैं लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सब कर चुके हैं और आगे भी करते ही चले जा रहे हैं। पर प्रॉब्लम इंडियन आईटी फर्म्स ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहते, कुछ कटिंग एज करना ही नहीं चाहते हैं। एक तो जो 1997 का एक अग्रीमेंट था यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, उसने हमेशा इंडियन आईटी फर्म्स को बांधे रखा था कि वो हार्डवेयर और डीप टेक क्षेत्र में अपना पाँव नहीं पसारेंगे। पर धीरे धीरे वो अग्रीमेंट अब रेलेवेंट नहीं रह गया। उसके बावजूद भी इंडियन आईटी फर्म्स नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उनको डर भी लगता है कि वो उस एरिया में जाने से उनको बहुत बड़ा बैकलैश फेस करना पड़ेगा
और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस मिल रहा है वो भी जल्दी जल्दी ख़त्म होते चला जाएगा। तो रजा वो तो वैसे भी ख़त्म होना आने वाले दिनों में, आप जितना दिन नहीं करोगे उतना पिछड़ते चले जाओगे, उतना आपके शेयर का भाव ख़त्म ही होते चला जाएगा। सो प्रॉब्लम ये है कि अगर इंडियन इंस्टीट्यूशंस आके बार बार ये आईटी फर्म्स को रेस्क्यू बाइंग कर करके बचाते भी रहेंगे तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लगातार बिजनेस ही इनका छोटा होते चला जाएगा तो इनका फर्म का साइज़ बड़ा कैसे रहेगा। तो एनी हाउ इनका मार्केट कैप एरोड होना ही पड़ेगा, कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। सो ये अभी एक मेजर शिफ्ट है, और जो भी समझदारी इसी में है कि आईटी शेयर से नए इन्वेस्टर्स को तो दूर ही रहना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है, छोटे इन्वेस्टर्स है, उनको भी दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर थोड़े बहुत उनको लॉस हो रहे हो तो लॉस काट के और दूसरे सेक्टर्स की ओर मूव कीजिए, इसमें बने रह के कोई फ़ायदा नहीं है। डिविडेंड्स चलिए मिलते रहेंगे, पर जब कल को अगर कमाई ही नहीं होगी तो डिविडेंड भी कहाँ से देंगे, आप ये भी सोचिए। सो दीज आर इंडियन आईटी फर्म्स एटलीस्ट मोस्टली आर अ सनसेट इंडस्ट्री। आप एक दो को आप बात दे दीजिए लाइक HCL टेक, जो फिर भी थोड़ी चेष्टा कर रहे हैं, बहुत चेष्टा नहीं कर रहे हैं, पर उन्होंने कुछ विलिंगनेस दिखाया है टू स्प्रेड इनटू डीप एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। बाकी किसी में कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। सो इनमें जो भी डिक्लाइन है वो लार्जली एक्सपेक्टेड है, एंड आई पर्सनली आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर आने वाले कुछ दिनों में TCS का जो स्टॉक है वो 2500 पे तक चला जाए, और हो सकता है 2200 के लेवल्स तक ही चला जाए। सो इसमें बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं रहेगा, और ये जब तक ये लगातार सेलिंग चलते रहेगा इंडियन आईटी स्टॉक्स में तो हो सकता है निफ्टी भी प्रेशर में रहेगा। सो आज देखा जाए तो निफ्टी सुबह से प्रेशर में था ही, 50 पॉइंट्स नीचे खुलाई और फिर थोड़ा और नीचे गया, पर कहीं ना कहीं लग रहा था जैसे 25,830 के आसपास थोड़ा रेस्क्यू बाइंग देखने को मिला। लगता है इंडियन इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा सा एक बार एफर्ट किया होगा कि भाई खुलते के साथ अगर बाज़ार जो एक तरफा गिरते ही चला जाता तो सेंटिमेंट और ख़राब हो जाता, तो क्या पता थोड़ी उन्होंने रेस्क्यू बाइंग की होगी, थोड़ा टैक्टफुली किया होगा कि बाज़ार का जो बिकवाली का मूड है वो थोड़ा थम जाए, पर बहुत ज़्यादा थमा नहीं। फिर छोटे छोटे रिबाउंड्स के बाद फिर जो है निफ्टी बार बार नीचे जाते चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आईटी शेयर्स में लगातार दबाव था, वो गिरते ही चले जा रहे थे, और उसके अलावा इसका कहीं ना कहीं स्पिल ओवर इफेक्ट भी देखने को मिला। आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक भी नीचे चला गया, आज 1.5% नीचे था रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो उसके कारण भी निफ्टी में प्रेशर पड़ा, और उसके कारण मिड कैप्स में भी सेल ऑफ देखा गया। हालांकि बहुत मेजर सेल ऑफ नहीं देखा गया मिड कैप से, मिड कैप देखा जाए तो 0.5% ही नीचे था मिड कैप 100, एंड उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन आईटी शेयर्स का ही था। जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स है उनमें भी काफ़ी गिरावट आई, तो उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसी का ही था। तो कहीं ना कहीं आप देखा जाए नेट अभी आईटी स्टॉक्स तो अभी आउट ऑफ फेवर रहेंगे। हाँ, जो फेवर में रहेंगे ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स है, और जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टॉक्स है, जो फ्यूचर ड्रिवन टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं या घुस रहे हैं, उनमें रुझान रहेगा। इनफैक्ट इट इज़ इवन मोर लुक्रेटिव टू इन्वेस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स लाइक केन्स टेक्नोलॉजीज़, चाहे वो डिक्सन टेक हो, और इससे जो भी रिलेटेड स्टॉक्स है। तो क्योंकि अब इन्वेस्टर्स यहाँ से निकलते रहेंगे तो किस तरफ जाएंगे फिर अगर उनको आईटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स में ही रहना है तो फिर यही सब अवसर उनके लिए मौजूद है। सो ये हुआ। ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में भी चुनिंदा लेवाली अब जारी रहेगी, मेटल स्टॉक्स में तेज़ी अच्छी चली रही है। सो मोरलेस आईटी जो आईटी और इवन एफएमसीजी भी टू सम एक्सटेंट लार्जली अनफेवरेबल रहेगा आने वाले दिनों में। HUL का भी आज रिजल्ट आया, तो रिजल्ट तो वैसे अदर इनकम के कारण अपेरेंटली अच्छा लग रहा था, 7,000 करोड़ से ऊपर का नेट प्रॉफिट आया, पर अगर उसको बात दें तो नेट प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं है, और इनफैक्ट इनका सेल्स ग्रोथ भी एकदम स्लगिश है, 3% का तो सेल्स ग्रोथ है। सो आप देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ भी वहाँ से बहुत स्लगिश है। कहीं ना कहीं HUL, हाँ, मैनेजमेंट कमेंट्री में HUL के जो CEO है उन्होंने बोला था कि वो अभी जो मॉडर्न ट्रेड है, जो आपका क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है और ये सब मॉडर्न ट्रेड में वो काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पोजीशन बनाने के लिए। हालांकि लेट से उन्होंने किया, पर कर रहे हैं क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि यही आने वाले टाइम में रेलेवेंट रहेगा, और उसमें उनको अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। बिकॉज मॉडर्न ट्रेड में जितने भी जो नए नए स्टार्टअप्स हैं वो HUL जैसी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज़ को बहुत टफ कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। सो HUL को अगर मार्केट में टिके रहना और आगे भी फिर से ग्रोथ मेंटेन करना है तो उनको मॉडर्न ट्रेड पे तो बहुत बहुत ध्यान देना पड़ेगा, एंड दैट वाज सपोर्टिव। सो मुझे लगता है स्टॉक में हो सकता है अभी और करेक्शन आए, पर कोई बहुत ज़्यादा डीप करेक्शन नहीं आएगा।
हो सकता है HUL का स्टॉक जैसे आने भी 2200 के लेवल्स में चला जाए, वर्स्ट केस सिनारियो में 2000 रुपये के लेवल्स तक चला जाए, पर उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा बिकॉज इसमें बहुत एक इनहेरेंट वैल्यू है HUL जैसे स्टॉक में, क्योंकि एक मार्केट शेयर है इनका, इंडियन कंजम्पशन अभी भी आगे चल के ग्रो करते ही रहेगा। सो एक इनहेरेंट वैल्यू है इनका, अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। सो वो एक इनहेरेंट वैल्यू के कारण ये स्टॉक कोई अगर मेजर करेक्शन यहाँ से आता है तो HUL जैसा स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा। सो वहाँ पे इन्वेस्टर्स को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये प्रॉब्लम एरियाज IT ही है ज़्यादा करके, और इक्के दुक्के कुछ सेक्टर्स में अगर कुछ दबाव दिखा जाए, कभी कभार फार्मा थोड़ा सा वीक हो जाता है, हालांकि फार्मा थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और फार्मा सेक्टर हो सकता है अभी इंडो US ट्रेड डील होने के कारण थोड़ा और अच्छा करे, आने वाले टाइम में और परफॉर्म करे। उसको लेके हालांकि ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आई है कि फार्मा पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पर अगर उसको लेके अगर इंडो US ट्रेड डील में और क्लैरिटी आती है, अगर वो फार्मा सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहेगा तो हो सकता है एक नए सिरे से तेज़ी देखी जा सकती है फार्मा स्टॉक्स में। सो यही सब पॉकेट्स है आज के। अभी जहाँ तक लग रहा है निफ्टी हो सकता है अभी और करेक्ट कर सकता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं इंस्टीट्यूशनल बाइंग एकदम नहीं है अभी करंट लेवल्स में। पिछले तीन या चार ट्रेडिंग सेशन से इंस्टीट्यूशनल बाइंग एकदम ना के बराबर रहा है। वो एकदम साफ दिख रहा है कि वो करंट लेवल्स में लेना नहीं चाहते, वो खुद भी चाहते हैं कि मार्केट उनके लिए गिरे तो वो नीचे में ले, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं गिरे क्योंकि ज़्यादा गिरना भी उनके लिए अच्छा नहीं है। तो लेट्स सी मार्केट इवेंचुअली क्या करता है। अभी अगर आप देखें तो 25,650 के पास एक सपोर्ट है, 25 दिन का मूविंग एवरेज है 25,650 का निफ्टी में, हो सकता है वहाँ पे कुछ सपोर्ट मिले। सो दैट इज़ नॉट मच, देखा जाए तो 150 पॉइंट नीचे ही है आज की क्लोजिंग से। वहाँ पे अगर सपोर्ट मिलता है तो निफ्टी हो सकता है एक बार टिक जाएगा, पर एवरीथिंग अगेन विल डिपेंड ऑन इंस्टीट्यूशनल बाइंग। अगर वहाँ से इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती है तो हो सकता है निफ्टी संभल जाए, रिवर्ट कर जाए, पर अगर 150 पॉइंट करेक्ट करने के बाद भी इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं आएगा तब तो फिर निफ्टी के लिए वहाँ पे भी टिके रहना बहुत मुश्किल होगा, और हो सकता है उसका स्पिल ओवर इफेक्ट फिर मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में भी देखने को मिले। हो सकता है उसमें उनमें भी फिर से करेक्शन आए, पर करेक्शन आ भी सकता है क्योंकि अगर देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी 100 पॉइंट नीचे आ गया। US मार्केट में फिर से आज करेक्शन देखने को मिल रहा है। आज कहीं ना कहीं नैस्डैक जो है फ़िलहाल तो 300 पॉइंट से ज़्यादा नीचे है, तो कहीं ना कहीं, और अगर वो ख़राब ही बंद रहता है, हालांकि बोलना बहुत मुश्किल है, कई बार US मार्केट भी यू टर्न कर लेता है, वहाँ पे सेलिंग आती है पर एकदम से बाइंग भी आ जाती है, बिकॉज एवरी डिप इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो अगर वो वैसा ही रहता है तब तो देखिए अपना बाजार के लिए ख़राब है। अगर US मार्केट रिकवर कर जाएगा तो हो सकता है थोड़ा सा अब संभल जाए, मूड हो सकता है चेंज हो जाए, पर अगर ख़राब रहता है तो देखिए कल को वही चीज़, अगर बाइंग एकदम नहीं आती है तो इमिजिएटली तो फिर निफ्टी को नीचे ही जाना पड़ेगा। इट इज़ हेडेड दैट वे। और ऐसे भी देखा जाए तो अब Q3 अर्निंग सीज़न अब एंड पे आ रहा है, सारे बड़े कंपनीज़, दिग्गज कंपनीज़ के तो मोरलेस नतीजे आ ही चुके हैं, तो आप जानते हैं Q3 से ज़्यादा कुछ निकल के आया नहीं है, एंड वो लार्जली एक्सपेक्टेड था, बिकॉज बहुत ज़्यादा अभी स्लगिश ही हो रखा है ग्रोथ इन। हालांकि बोलने को तो इंडिया 7% की ऊपर की ग्रोथ दिखा रहा है, पर जो JSW के जो चेयरमैन है मिस्टर सज्जन जिंदल, उन्होंने अपना पर्सनल बहुत फ्रैंक एक व्यू दिया था एक कॉन्फ्रेंस में, मीडिया कॉन्फ्रेंस में, कि उनको तो नहीं लगता है कि इंडिया 7% की दर से ग्रो कर रहा है, क्योंकि अगर वो होता तो बहुत अच्छा डिमांड सिचुएशन होता स्टील सेक्टर एंड फॉर मैनी अदर रीजंस, पर वो नहीं है तो उनको वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। सो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट है। देयर इज़ कंज्यूमर ग्रोथ में तो देखिए स्लगिशनेस है, काफ़ी हद तक ग्रोथ आ रहा है अग्रेसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कारण। गवर्नमेंट इतना जो अग्रेसिव डेफिसिट स्पेंडिंग कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इतना खर्चा कर रही है, उसके कारण काफ़ी हद तक ग्रोथ प्रॉप अप हो रहा है, पर अगर वो नहीं करे तो फिर इंडिया एक्चुअल में उतना ग्रो नहीं कर रहा, हो सकता है 5% की दर से ही ग्रो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सब फैक्टर्स प्ले में आ ही जाते हैं। सो लेट्स सी अभी इमीडिएट टर्म्स में तो देखिए अब जैसा कि हमने कहा बाजार एक बार थोड़ा ख़राब लग रहा है, हालांकि और क्लियरली अब जो इंडो US ट्रेड डील का जो मार्केट को बहुत बड़ा एक पुश मिला था, मार्केट का मूड इतना अच्छा हुआ था, वो तो धीरे धीरे एकदम से जैसे फुस हो चुका है, अब उसका कोई असर ही नहीं आ रहा है मार्केट में। असर भी कैसे आएगा, अभी इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी तो ऊपर के आना पड़ेगा ना, खाली एक तरफा तो चीज़ें नहीं चल सकती है। सो वही है, अभी लार्जली करेक्शन एक्सपेक्टेड है। हो सकता है अगर 25,650 टूटे तो 25,550 के लेवल्स है,
वहाँ पे कुछ सपोर्ट आना चाहिए, हो सकता है करेक्शन वहाँ पे थम जाए। सो लेट्स सी अभी क्या होता है आगे। आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू इन हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको कुछ कमेंट्स देना हो या फीडबैक देना हो, सजेशन देना हो, तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू इन हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। आज के लिए थैंक यू।